Hello and welcome back to IMS Academy. This is your Nitin Bhaiya and today we are going to start the third part of the light chapter जिसमें हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू रे डायग्राम फॉर्मेशन की, जो बच्चों को काफी मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम अपनी कुछ ट्रिक से इस कॉन्सेप्ट को काफी आसान बना देंगे। तो चलिए बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कुछ अपने पिछले कॉन्सेप्ट कि क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको डाइवर्जिंग मिरर? क्योंकि ये जितनी भी पैरेलल रेज आती है कॉन्वेक्स मिरर की तरफ को, वो सारी रेज को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। अब इसमें हम कुछ रूल्स की बात करते हैं। रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाई डाइवर्जिंग मिरर। अब मैं क्यों बोल रहा हूं इसको डाइवर्जिंग मिरर? क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको कॉन्वेक्स वर्ड लिख के नहीं आएगा, आपको आएगा डाइवर्जिंग मिरर। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर को ही कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। टोटल 4 रूल है इसमें। जैसे आपने कॉनकेव के 4 रूल पढ़े थे, ऐसे ही कॉन्वेक्स के भी टोटल आप 4 रूल पढ़ोगे। दिस इज योर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस पोल। बताओ इसका फोकस किधर बनेगा? क्योंकि अगर आप इसको पूरा करोगे तो स्फीयर उधर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो फोकस होगा वो भी इधर होगा और सेंटर भी इधर होगा। आप ऑब्जेक्ट को रखोगे एक बार इंफिनिटी पर और एक बार आप रखोगे इसमें इंफिनिटी और पोल के बीच में, तो इसमें 2 ही केस बनते हैं, लेकिन रूल इसमें टोटल 4 है। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन ऐसे करके भी आता है, जैसे अगर आपको कोई रे दे दी और अब उन्होंने कहा कि दिस इज इंसिडेंट रे, इस डायग्राम को कंप्लीट करके बताओ कि जो जाने का जो पाथ होगा, जो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, वो किस तरीके से जाएगी, तो आपको इसमें बताना होता है। पहले हम बात कर लेते हैं, अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये डाइवर्ज कर देगा, लेकिन ये डाइवर्जिंग इस तरीके से करेगा कि अगर आप इस रे को पीछे की तरफ मिलाओगे तो ये आपको फोकस से मिलती हुई दिखाई देगी। सेकंड रूल इसी का अपोजिट, अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है जो कि फोकस की डायरेक्शन में है, तो यहां पे मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल की अगर हम बात करें इसमें, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पोल फोकस सेंटर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको सेकंड पार्ट में भी बताया था कि इन स्फेरिकल मिरर्स का परपेंडिकुलर पॉइंट होता है, और अगर कोई भी रे इस पॉइंट से आती है तो वो इसी पॉइंट से, इसी पाथ से वापस लौट जाएगी मिरर से यहां पे टकराने के बाद। इसमें आपको अंदर वाला जो पार्ट है वो आपको दिखाना है डैश लाइनों के थ्रू, क्योंकि वो मिरर के अंदर जो रे है वो नहीं जा सकती, वो केवल ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है, तो यहां पे मिरर से टकराने के बाद इसी पाथ से वो वापस लौट जाएगी। और जो इसमें फोर्थ केस होगा, दैट इज अगर कोई रे पोल पर आ रही है और उसने यहां पे एंगल बनाया आई, तो सेम उतना ही एंगल आर बनाते हुए वो चली जाएगी, बिकॉज हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चारों रूल्स को ध्यान से देख लो। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमें बनाने हैं रे डायग्राम थ्रू दी कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन, अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, जिसमें इमेज बनती हुई दिखाई जाएगी, जिसमें केवल 2 ही केस पॉसिबल है। ये कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर। ऑब्जेक्ट को रखा है आपने इंफिनिटी पे। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे तो इंफिनिटी से आती हुई केवल पैरेलल रेज दिखाई जाती है, ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाया जाता। मिरर से यहां पे टकराने के बाद हमने रूल पढ़ा है कि वो जो रे है वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन वो जो डाइवर्ज होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी? फोकस की डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों रे ऐसे जा रही है, ये इधर नहीं मिल सकती। तो इसलिए जो ऑब्जर्वर होगा उसका माइंड बैक ट्रैकिंग करेगा कि अगर इन इमेज को हम, इन रेज को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाए तो या किसी पॉइंट पर ये मिलती दिखाई देगी। तो आंसर है हाँ, ऐसा लगेगा कि ये जाके फोकस पे मिल रही है। इसलिए जो एक वर्चुअल इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? फोकस पर। तो नेचर हो जाएगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट।
और इसमें आप ट्रिक ये अपना सकते हो कि अगर कभी भी कोई इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो वो जो है वर्चुअल होगी, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट जरूर होगी। सेकंड, इसकी पोजीशन की बात करें, इमेज के बारे में लिखा जाता है नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन है एट फोकस, जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। साइज होगा डिमिनिस्ड। प्लेन मिरर हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है, हमेशा छोटी इमेज बनाता है। इसमें आप हाईली डिमिनिश लिख सकते हो, बहुत ज्यादा छोटी, बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। चलिए अब बात आ जाती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर। अब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में रखोगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब आप यहां पे रख लो, यहां पे रख लो, कहीं पे भी रख लो, उसकी इमेज भी एक पर्टिकुलर जगह पर ही बनेगी। इसलिए सेकंड केस ही ओवरऑल एक केस कंसिडर किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कॉन्वेक्स के दो ही केस बन सकते हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट को रख लो इंफिनिटी पे, या ऑब्जेक्ट को रख लो आप इंफिनिटी और पोल के बीच में। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर, दिस इज द हेड ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे हमने दो रे दिखाई, एक ऐसे जा रही है और एक पोल पर जा रही है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन वो किधर की तरफ होगी, फोकस की डायरेक्शन में। और जो पोल पर आई है उसने एंगल आई बनाया, सेम एंगल आर बनाते हुए वो जाएगी। अब आप देखोगे ये रिफ्लेक्टेड इधर को जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड इधर को जा रही है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाए। इसलिए हम इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा के देखेंगे और इसको पीछे की तरफ, तो ये यहां पर आपको मिलती हुई महसूस होगी। तो दे अपीयर्स टू मीट बिटवीन द पोल एंड फोकस। इसलिए इसका जो पोजीशन होगा वो होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। जो नेचर होगा दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो साइज होगा वो होगा डिमिनिश। तो इसके ओवरऑल दो ही केस पॉसिबल थे, और दोनों ही केस में आपने देखा कि जो कॉन्वेक्स मिरर ने इमेज बनाई है वो छोटी बनाई है। इसलिए इसका एक एप्लीकेशन आप सभी ने देखा भी होगा, जो आप स्कूटी व्हीकल्स चलाते हो, उसका जो साइड मिरर होता है उसे रियर व्यू मिरर भी कहा जाता है, और उसमें कॉन्वेक्स मिरर ही लगा होता है, और उसमें ये वाला केस फॉलो होता है। कैसे? पीछे का जो ट्रैफिक आ रहा होगा उसकी इमेज सीधी बनेगी, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी बनेगी। तो पीछे से ट्रक या गाड़ी जो भी व्हीकल्स आ रहा है वो आप देख सकते हो अपने साइड व्यू मिरर में, और उसमें आप देखोगे कि उसको छोटा करके वो जो मिरर दिखा रहा है उससे आपको, तो आप ज्यादा समझ पाते हो कि एक्चुअली जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो किस पोजीशन में आ रहे हैं, कब आपको साइड लेना है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को ही सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है एज अ साइड व्यू मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपको पीछे का जितना भी व्यू है उसको एक वाइडर फील्ड आपको दिखाता है, और आप समझ पाते हो कि कब आपको साइड लेना है और कब नहीं लेना। करो स्टार्ट। चलिए अब इसमें सबसे मेन बात आती है साइन कन्वेंशन की। रे डायग्राम देखने के बाद अगर हमने कॉन्वेक्स के साइन कन्वेंशन की बात करें, तो अगर आपने कॉनकेव में जैसे साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझाया था और आपने अगर वो वाला पार्ट देखा है, तो इस वाले साइन कन्वेंशन को समझना भी आपके लिए काफी आसान होगा। कौन सा मिरर है ये बताओ, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? यस, कॉन्वेक्स मिरर, जिसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेस को डाइवर्स करता है। अगर आप कार्टेशियन प्लेन ले लो, इस पे ये पोल है जिसको आप ओरिजिन कहते हो मैथ्स के अंदर, ये फोकस और ये सेंटर। अब इधर की तरफ जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और इधर की तरफ जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को मैंने आपको पहले भी बताया फोकल लेंथ कहा जाएगा, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखिए कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो इसका मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। न्यूमेरिकल्स के अंदर आएगा कि कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, प्लस 10 आपको खुद से लेना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमेशा ही आपने इधर नेगेटिव साइड में रखी है, तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस पोल से यू कहलाती है, और जिसको हमेशा किस सिंबल के साथ लिया जाएगा, माइनस के साथ लिया जाएगा। नाउ इमेज डिस्टेंस की बात करें अगर हम इसमें, तो आपने एक बात ध्यान से देखी होगी कि जब रे डायग्राम ने हमने इमेज बनाई तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इधर की साइड आती है। तो पोल से जहां पर इमेज बन रही है वहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, वी कहलाती है, और क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल है तो हमेशा आप प्लस साइन के साथ लोगे,
तो अगर बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की तो हमेशा आपको उसमें जो इमेज डिस्टेंस लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है। चलिए, मिरर फॉर्मूला सेम रहेगा कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, जो हमने पढ़ा था, दैट अपॉन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की, जो अभिनी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए बच्चे, अगर अगर आपने साइन कन्वेंशन सही से समझ लिया और साइन कन्वेंशन आपको समझ आ गया है तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे। सबसे पहले आ जाते हैं एक न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, द क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स को समझ के आपको पता लगाना है इसमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। ऑब्जेक्ट रखी गई है 10 सेंटीमीटर पर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि जितनी भी वैल्यूज मिरर के सामने होती है वो हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो यू हमेशा माइनस साइन के साथ लिया जाएगा। इट मींस कि -10 सेंटीमीटर आप इसको लोगे। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को जल्दी से बताओ डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, जल्दी से बताओ। यस, डाइवर्जिंग मिरर। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसको प्लस में लेते हैं या माइनस में, प्लस में लेते हैं, प्लस 15 सेंटीमीटर। और हमें पता लगानी है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन से मतलब है v की वैल्यू का पता करना है, और नेचर से हमारा मतलब है यहाँ पे कि जो इमेज बनेगी वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। यस, तो इसमें हम v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो एक सेपरेट पेज पर आ जाते हैं। यस, बताइए आप मुझे उसमें कि जो हमने वैल्यू ली थी u की वो कितनी थी। u की वैल्यू थी -10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ जो थी वो कॉन्वेक्स मिरर था जिसकी वैल्यू थी +15 सेंटीमीटर। और हमें क्या कैलकुलेट करना था उसमें, v की वैल्यू यानी कि इमेज की पोजीशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करनी है आपको इसमें, f की जगह 15, v आपको कैलकुलेट करना है एंड u की जगह आएगा -10। 1/15 1/v प्लस माइनस माइनस। अब ये जो माइनस की वैल्यू है उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस का 1/10। अब जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, नॉर्मली जैसे आप सोल्व करते हो क्वेश्चंस को वैसे ही आपको करना है इसमें। इसका एलसीएम जो आएगा दैट विल बी 30। यहां पे आएगा 2, इधर आएगा 3। 1/v इज इक्वल टू 5/30। अब इसका रेसिप्रोकल आप करोगे, v ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 30/5। आप इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 6 30। तो इट मींस जो v की वैल्यू आई है इसमें वो आई है प्लस का 6 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर v की वैल्यू आपकी प्लस आती है तो हमेशा जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो यहां पे आप नेचर लिख सकते हो, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर आपने रे डायग्राम ध्यान से पढ़े हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा था कि जो इमेज बन रही थी वो वर्चुअल ही बन रही थी। तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट को भी लगाओगे तो आपके लिए समझना ज्यादा आसान होगा कि आपने आंसर में कोई भी गलती नहीं की है। बी की वैल्यू जो थी वो आपका जो नेचर था इमेज का वो वर्चुअल ही आना था। अब इन्होंने बात की इसमें पोजिशन की। पोजिशन से आप इसमें बता सकते हो बिहाइंड द मिरर या इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो प्लस में आ रही है और हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्लेन में जो प्लस में आएगी वैल्यू वो कहां होगी, मिरर के पीछे होगी। तो पोजीशन में आप लिखोगे बिहाइंड द मिरर एट 6 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, इस न्यूमेरिकल में अगर आपसे साइज पूछ लेते तो आप साइज कैसे कैलकुलेट करते। अब साइज कैलकुलेट करने में तो आप मुझे बोलोगे कि सर अगर ऑब्जेक्ट की हाइट दे दे तो शायद तब हम आसानी से इमेज की हाइट का पता लगा सके। ऐसा नहीं है, अगर v और u की वैल्यू आपको पता है तो तब भी आप साइज का पता लगा सकते हो। और उसके लिए एक यहां पे कॉन्सेप्ट है दैट इज मैग्निफिकेशन, जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। ये एक्चुअली दो क्वांटिटी का रेशियो होता है, इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का विद नेगेटिव साइन। और मैग्निफिकेशन जस्ट एक नंबर है जो आपकी जिसमें कोई भी ऐसा यूनिट उसकी नहीं होती। अगर मैग्निफिकेशन कभी भी 1 से बड़ा है तो वो सिंपल ये रिप्रेजेंट करता है कि इमेज बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज छोटी बनी है।
और अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 है तो इसका मतलब जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनी है। वो कैसे, वो आपको आगे समझ आ ही जाएगा। और एक नेक्स्ट फॉर्मूला और है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो भी मैग्निफिकेशन ही कहलाता है। तो क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन के इक्वल है और ये भी, तो आप इसमें हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को इक्वल ले सकते हो -v/u के। तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी आप साइज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, और अगर इसमें साइज का पता लगाए कि एक्चुअली जो साइज है वो छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन या बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने यूज किया -v/u। माइनस v की वैल्यू आपने प्लस का 6 निकाली थी और u की वैल्यू उसमें -10 थी। अब यहां से ये कट हुआ, दिस इज 6/10, 2 3 जा 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, दैट विल बी 3/5। इस फ्रैक्शन में आप देखोगे जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है। और अभी मैंने आपको बताया अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है तो आप कह सकते हो कि जो साइज ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। और यस, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इमेजेस बनती है वो छोटी बनती है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके सॉल्यूशन को अगर हम बात करें तो कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से करनी है, थ्योरेटिकली आपको चीजें उसमें बतानी होती है। देखिए ध्यान से, अगर सबसे पहले आपको बता देना है क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या फोकल लेंथ है और किस सिंबल के साथ आप उसको ले रहे हो, फिर आप फॉर्मूला लिखोगे, मिरर फॉर्मूला। एक सीक्वेंस में आपको सारी चीजें ये फॉलो करनी है। वैल्यू आपकी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी इसमें। देन इमेज डिस्टेंस अलग से मेंशन करोगे, खाली v को आप वैल्यू जो है वो सिंबलिक रिप्रेजेंट नहीं करोगे कि v इज इक्वल टू +6, उसको अलग से मेंशन करोगे, इमेज डिस्टेंस है ये और वो +6 है। इसके बाद बताओगे कि v पॉजिटिव है इसलिए वर्चुअल इमेज बनी है। और मैग्निफिकेशन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया है वो भी फिर आप इसमें अगर साइज को कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आसानी से कैलकुलेट करके आप इसमें बता सकते हो। चलिए अब बात आ जाती है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो काफी बारी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। अगर मैग्निफिकेशन +1 है, मैग्निफिकेशन गिवन है +1, तो आपको इमेज के बारे में 2 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। बहुत आसान है, अगर मैग्निफिकेशन कभी भी प्लस में होगा तो वो बताएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर मैग्निफिकेशन कभी भी माइनस में है तो वो बताएगा कि जो इमेज है वो बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। और 1 हमेशा क्या बताता है, सेम साइज। अभी मैंने आपको बताया था अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज छोटी है, और 1 है तो सेम साइज है। तो +1 से हम 2 चीजों का पता लगा सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो सेम साइज की बन रही है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर कैसे हम कह सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इमेज जो है वो सेम साइज की है। आप इसका फॉर्मूला देखिए, द फॉर्मूला वाज m इज इक्वल टू h2/h1। h2 तो होता है हाइट ऑफ इमेज ही होता है एंड दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी केस में दोनों की वैल्यू इक्वल है, अगर किसी केस में दोनों की वैल्यू इक्वल है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइट जो ऑब्जेक्ट है वो भी 5 सेंटीमीटर है, तो जब आप दोनों वैल्यूज को रखोगे तो वो कट के कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 तभी आ सकता है जब दोनों बॉडी, जो ऑब्जेक्ट थी और जो इमेज है, दोनों की हाइट इक्वल है, तो तभी मैग्निफिकेशन 1 आएगा। तो सिंपल मैग्निफिकेशन 1 आने पर यह बताता है कि जो इमेज की हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो इक्वल है। चलिए अब आ जाते हैं एक लास्ट न्यूमेरिकल पे, दैट इज ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14। ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको अलग से लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट को HO कहा जाता है और हमेशा वो प्लस के साथ लिया जाएगा क्योंकि वो वैल्यूज आएगी y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे जो ऊपर की तरफ वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को HO कहोगे, O फॉर ऑब्जेक्ट। और जो इमेज की हाइट है उसको हम HI कहते हैं, जो नीचे की तरफ आती है। अगर रियल इमेज में तो वो माइनस के साथ ली जाएगी, जबकि इमेज अगर वर्चुअल बन रही है
तो उसकी जो वैल्यू है तब पॉजिटिव ही ली जाएगी, क्योंकि वो एक्सिस पे ऊपर की तरफ आ रही है और वाई एक्सिस पे वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है। अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी की। कहा गया है ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर और उसको रखा गया है 20 सेंटीमीटर पर और मिरर है कॉन्वेक्स, यानी कि u की वैल्यू इसमें आपकी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। चलिए 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर, u की वैल्यू इसमें हो जाएगी माइनस साइन के साथ लेते हैं, जो कि गिवन है माइनस का 20 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है इसमें आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है दैट इज 30 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 30 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसमें, 15 सेंटीमीटर। तो आसानी से आप इसमें अब फोकल लेंथ रख सकते हैं 15 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी रेडियस भी पॉजिटिव होगी और उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव का 15 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू 15, v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और u की वैल्यू है माइनस का 20। चलिए 1/v इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 20। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा इनका एलसीएम, 60। कितना आएगा इसको सोल्व करो, 4 and 3, दिस विल बी 7/60 1/v। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे ये हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन इसमें जो वैल्यू आ रही है v की वो पॉजिटिव है, तो अगर नेचर हम लिखने लगे तो नेचर क्या होगा इसमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या होगी, प्लस की जो वैल्यू होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है, तो इसमें लिखोगे बियॉन्ड मिरर एट 60/7 सेंटीमीटर। और इसमें अगर साइज, अब एग्जैक्ट साइज पूछा है तो जो फॉर्मूला अभी आपको बताया था HI/H0 इज इक्वल टू -V/U, वो वैल्यू आपको यूज करनी है। HI हमें कैलकुलेट करना है, H0 की वैल्यू 5 है, V की वैल्यू 60/7 है और U की वैल्यू इसमें -20 है। 20 से 20 कैंसिल होगा, इधर ये 3 आएगा और ये 5 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो जो HI है इसमें वो हो जाएगा 3 × 5/7, दैट इज 15/7। अब जो न्यूमिनेटर आप ध्यान से देख पा रहे हो वो क्या है, डेनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, ध्यान से आप देखेंगे, दैट इज 15/7। इसको अगर आप सोल्व करेंगे डेसिमल में, अगर आपको कैलकुलेट करना हो, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा, दैट इज अराउंड 2.1 सेंटीमीटर, जबकि जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो 5 सेंटीमीटर थी। तो दोनों में कौन किसकी वैल्यू बड़ी है, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है और इमेज की हाइट छोटी है, तो इसका मतलब जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या है, डिमिनिश्ड है। और हमने पढ़ा भी था रे डायग्राम बनाते टाइम पर कि जो इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू वो हमेशा क्या बनेगी, डिमिनिश बनेगी। तो अगर रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट आप समझते हो और आप उसको लगा रहे हो तो आप देखोगे कि यस, न्यूमेरिकली भी ये वैल्यू आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट की है। इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर सकते हो और जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन की। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू एवरीवन।